ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, सभी को इंतजार था कि सीएजी की रिपोर्ट, अरविंद केजरीवाल के शीश महल, शराब घोटाला और ऐसी 14 रिपोर्ट सामने आए और आ गई आज 2000 करोड़ की लूट और सीएजी रिपोर्ट में सबूत। केजरीवाल के लिए नई मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जिस चीज को केजरीवाल दबाते और छिपाते रहे कि सीएजी की रिपोर्ट ना आने पाए, वो विधानसभा में आ गई। तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री सुबह सुबह आज जिस वक्त पहुंची है विधानसभा, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम का काफिला पहुंचा है विधानसभा और सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी आज। आखिर में आपको स्वयं फोन कर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जिस वक्त विधानसभा पहुंची हैं और उसके बाद विधानसभा पहुंचने के बाद सीएजी की रिपोर्ट उन्होंने रखी है। रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी के खिलाफ। सीएजी रिपोर्ट से पहले प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी का कहना है सीएजी रिपोर्ट से डर था, इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी आप। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। जय 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 बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। जय 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 बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। जय 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 बाबा साहब का ये अपमान। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद बीजेपी के विधायक जब विधानसभा में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे विधानसभा के अंदर। और अब बारी थी केजरीवाल एंड टीम के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट की, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट रखी विधानसभा के अंदर। और आपूर्ति सुनिए, पर दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और केजरीवाल के खिलाफ कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में ही हंगामा करने लगे। देख रहे हैं आप, वेल के नजदीक पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं, उपराज्यपाल अपना भाषण पढ़ रहे थे, उसी दौरान देखिए वो भाषण ना पढ़ सके, इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते रहे सदन में। लेकिन सदन में हंगामा करना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा था। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सदन से केजरीवाल के 21 विधायकों को बाहर कर दिया गया। विधानसभा से 21 विधायकों की छुट्टी कर दी गई। सुनिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन, अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आतिशी सिंह को हमने सीवीसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट और कई और अन्य स्रोतों से ये सारी जानकारियां ली हैं। परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट सीएजी से करवाया जाए
और अगर ये जब तक ये ऑडिट नहीं हो जाता आगे कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जिस सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हटाया और 10 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। 3% बढ़ाया गया है दाम बिजली का, तो शायद शीला दीक्षित जी ने कहा है कि भाई मेरी तो चलती नहीं है, ये तो डीआरसी वाले तय करते हैं। जब दिल्ली में बिजली के दाम घटते हैं तब तो आपकी चलती है, लेकिन जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं हमारी तो चलती नहीं जी, डीआरसी वाले तय करते हैं। तो शीला दीक्षित जी की इन बिजली कंपनियों से क्या साठगांठ है? परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट सीएजी से करवाया जाए, और अगर ये जब तक ये ऑडिट नहीं हो जाता आगे कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वैसी ही कैग रिपोर्ट अब केजरीवाल के खिलाफ आ गई है और खिसक गई है केजरीवाल की जमीन। एक तरफ दिल्ली में करोड़ों के नुकसान और भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा था, तो दूसरी ओर केजरीवाल के विधायक भारी हंगामा कर रहे थे। सदन के अंदर इतना बवाल मचाया कि आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायक बाहर कर दिए गए। पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। केजरीवाल के 21 विधायक अब बाहर विरोध और हंगामा मचा रहे हैं और बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार उजागर होने और जेल जाने की सिग्नल मिलने की बौखलाहट है। और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। अब आइए आपको बताऊं कि विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखे जानी थी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट से पहले बीजेपी के विधायक पैसा पैसा करके गाना गाने लगे केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ। ये मारवा को देख रहे हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है। ये मैं जो आलीशान बंगला बनाए इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको, तभी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था डॉलर, पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए जिस काम में। ऐसा कोई काम भी बता दो दिल्ली सरकार का 10 साल जहां पर घोटाला ना जो। तो ये आप देख रहे थे जिस वक्त रिपोर्ट पेश होने से पहले, और ये केजरीवाल के शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई है। केजरीवाल ने ये जो आलीशान महल बनवाया है, इस महल पर सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट बता रही है कि आखिर इसमें क्या क्या चीज छिपाई गई है, क्या बताई गई है, कितना लगना था, कितना लगा दिया गया। ये तस्वीर देखिए जरा। चुनाव से पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था, आपको याद होगा, केजरीवाल को बाकायदा कोई सम्राट बना दिया था और शीश महल वाले आपदाए आजम। आइए आपको बताऊं कि क्या कहती है शीश महल पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है। बीजेपी इसी रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से घेर रही है। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सदन में आज सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है। सीएजी रिपोर्ट में पिछली केजरीवाल सरकार का पूरा काला चिट्ठा है। सबसे ज्यादा चर्चा केजरीवाल के लग्जरी आवास शीश महल की है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसे म्यूजियम बनाने का पहले ही ऐलान किया है। सीएजी रिपोर्ट में बंगले को लेकर केजरीवाल का भ्रष्टाचार सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगले को बड़ा करने के लिए सारे नियमों को केजरीवाल ने ताक पर रख दिया। सीएम का घर बड़ा हो, इसके लिए जो स्टाफ का घर था उसको भी इसमें जोड़ लिया। केजरीवाल के घर के लिए अनुमान से 342% ज्यादा खर्च किया गया है। बंगले की मरम्मत के लिए 2020 में 7 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर किए गए, लेकिन आलीशान सुख सुविधाओं के लिए 4 बार इस लागत को, अनुमानित लागत को बढ़ा दिया गया। 2022 में बंगला तैयार हुआ तब तक 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हो गए थे। सोचिए 33-66 खर्च हुए और बिल जो सामने आया था वो 7 करोड़ के आसपास का था। 33 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डेकोरेशन और उपकरण में पानी की तरह पैसा बहा दिया। अकेले केजरीवाल के बंगले में के किचन में 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हुए। फर्श में डिजाइनर और खास मार्बल लगाने में 9 करोड़ 43 लाख रुपया खर्च हुआ। आलीशान सजावट के लिए घर में 14 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए। 20 करोड़ रुपए का बजट स्टाफ, ब्लॉक और कैंप ऑफिस के लिए था, लेकिन इस बजट का इस्तेमाल
दूसरे कामों में कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि वृद्धा आश्रम बनाने में देरी की गई, लेकिन सीएम के आलीशान बंगले के लिए बिना टेंडर के काम कर दिया गया। शीश महल पर आई सीएजी रिपोर्ट पर अब विधानसभा में चर्चा होगी और इसके बाद इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों दलों के जनप्रतिनिधि होते हैं। दोनों रिपोर्ट के आधार पर जांच कर कार्रवाई का प्रस्ताव रखेंगे। शीश महल को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी पहले जांच कर रहा है। सीएजी रिपोर्ट से उसकी जांच और एक्शन में तेजी आ सकती है। तो एक के बाद एक 14 सीएजी रिपोर्ट आनी है। सुनिए जरा सियासतदान सीएजी रिपोर्ट आने के बाद क्या कह रहे हैं। इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। सारा इन्होंने किया, सब कुछ खंगाला इन्होंने। देखो, हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन ये देश जानना चाहता है कि ये जो मोदी जी और अडानी जी के भ्रष्टाचार को लेकर के चारों तरफ आवाज उठी, उसकी जांच कब होगी। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह काम किया। केजरीवाल जी से निवेदन कर रहा हूं, आए मनीष सिसोदिया को साथ लाएं, संजय सिंह को साथ बिठाएं और इस सीएजी रिपोर्ट पे बात करें कि सीएजी रिपोर्ट में जो है वो सच है या नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो प्रथा बनाई कि हम सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे ही नहीं क्योंकि अपनी सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं, वो एक गलत प्रथा रही है दिल्ली असेंबली में। 144 करोड़ रुपए जो हम सुधा करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फ्री में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये साइज की रिपोर्ट आई है, यहाँ तो हर चीज में हर शाख पे उल्लू बैठा है जैसी हालत है। दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। 12 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त है दिल्ली करने वाले लोग जो रामलीला मैदान में जन आंदोलन करते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने जो लोग आए थे, उन लोगों ने 12 साल में इस कैग की रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा। तो आज ये पेश हो चुका है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में इनके सारे पूर्व मंत्री जेल के सलाखों में होंगे। एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। आज दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल के विधायकों को बाहर कर दिया गया, लेकिन एक ये तस्वीर देखिए, कभी विजेंदर गुप्ता को बाहर किया था जब केजरीवाल की सरकार थी, उठाकर बाहर किया था। कल ही मैंने आपको कहा था जिन विजेंदर गुप्ता को बाहर किया था अब वही विजेंदर गुप्ता स्पीकर बन गए। तो आज विजेंदर गुप्ता ने केजरीवाल के 21 विधायकों को बाहर कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, वही विजेंदर गुप्ता की बारी थी, तो आज उसी तरह बदला लेने की भी बारी थी। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को, सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। केजरीवाल के एक एक विधायक बाहर हो गए। सोचिए, कुल 22 हैं और 22 में 21 बाहर हो गए। केजरीवाल पहले से ही बाहर हैं क्योंकि चुनाव हार गए। देखिए हुआ क्या, क्यों केजरीवाल के विधायकों को इस विधानसभा से बाहर कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 22 विधायक हैं और इनमें से 21 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड हो गए। सारे विधायक, पूर्व सीएम और नेता विपक्ष आतिशी भी सस्पेंड हो गई। पूर्व मंत्री गोपाल राय, इमरान हुसैन भी सस्पेंड हो गए। सिर्फ आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक बचे अमानतुल्लाह सस्पेंड नहीं हुए क्योंकि अमानतुल्लाह विधानसभा में थे ही नहीं। दरअसल सदन में दूसरे दिन एलजी का अभिभाषण हो रहा था और तभी आम आदमी पार्टी के विधायक नारे लगाते हुए हंगामा करने लगे। सीएम ऑफिस में अंबेडकर की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया और सदन में मोदी के नारे लगाते हुए हंगामा कर रहे थे। स्पीकर ने आतिशी और दूसरे आप विधायकों को पहले चेतावनी दी, लेकिन जब विपक्षी विधायक नहीं माने तो 12 विधायकों को पहले सस्पेंड किया गया और मार्शल बुलाकर इन्हें बाहर किया गया और बाद में प्रवेश वर्मा 21 विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाए, जिसे सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने एकमत से स्वीकार कर लिया। अब 28 फरवरी तक ये 21 विधायक सदन से बाहर रहेंगे। पिछले 10 साल तक केजरीवाल की पार्टी सत्ता में रही, तब ज्यादातर बिल इन्होंने बीजेपी विधायकों के बिना पेश किए,
क्योंकि विरोध करने पर यह भी बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड कर देते थे। तो सदन में दूसरे ही दिन 95% आप विधायक सस्पेंड हो गए। क्या आम आदमी पार्टी विधायकों के बिना ही सदन में बिल पेश होंगे? अब आइए अब आपको दिखाऊं एक और तस्वीर इस बीच आई कि इन विधायकों को तो बाहर कर दिया गया, लेकिन वही विधायक जो आज जिनका चिर परिचित अंदाज सदन में सुनने को मिल रहा है, जिन्होंने खुद मनीष सिसोदिया को हराया है, तरविंदर मारवा को सुनिए क्या कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया चोर कहते हैं। मैं इससे पूछना चाहता था कि एक नहीं है, मतलब कम से कम नहीं तो 15-15 10-10 दफ्तर खुले हैं। और बता रहा हूं, जो कम्युनिटी सेंटर डूसू के थे, दूषित के, उनमें पार्किंग के भी इन्होंने अपने वर्करों को टेंडर दे रखे थे। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। वहां पर रात को गाड़ियां पार्किंग होती थी, पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं करता। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं बताना चाहता हूं। और इसका नामो निशान मिट जाएगा। थोड़े दिन और रुक जाना, अगर इसके 20 MLA साल में इन लोगों ने जो चोर बाजारी की है, वो उनकी पोल खुलने वाली है। तो इस कारण से शोर, वो कहते हैं चोर मचाए शोर। ऐसे लंबे बंदे चोर है, जब भी तो हल्ला मचा रहे हैं। इन्हें पता है ना अब चोरी पकड़ी गई है। शरीफ होते तो हल्ला नहीं मचाते ना, आन दो ना रिपोर्ट। तो डर मचाने वाले आदमी तो डर होता है। ये लंबे बंदे चोर है। गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा उन्होंने शराब वालों को दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री किया। वो क्या दूध के साथ नहीं कर सकते थे? विपक्ष का काम हंगामा करना होता ही है, क्योंकि उनको पहले मलाई खा रहे थे, वो मिल नहीं रही है। अब कोई दूसरा खा रहा है तो उनको दर्द हो रहा है। किसियानी बिल्ली खम्मन हो चुकी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने गलत करा हुआ है। अब वो गलत करा हुआ है, कैसे एक्सेप्ट करें? वो मैसेज देना चाह के नहीं जी नहीं हुआ, मतलब वो सीएजी की रिपोर्ट में छुप जाए, लेकिन वो छुप तो सकते ही नहीं। कहीं दाग नहीं होगा तो कोई कैसे कह देगा दागी? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। इनका जो काला चिट्ठा है, जो इनके कर्म है, वो खुल के आने वाले हैं और ये उससे डरते हैं, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। की मानसिकता ना बहुत छोटी मानसिकता है, ठीक है? वो छोटी मानसिकता के लोग हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आतिशी जी ने जो बोला है, मुझे नहीं लगता उनकी बात की कोई वैल्यू है या कोई वो है। भी ये सिस्मल बनाने में करप्शन किया, या बहुत सारे मोहल्ला खिलने किया, बहुत सारी उनकी जो स्कीमें थी उसमें जो घोटाला किया है, वो सारा पर्दाफाश हो जाएगी। क्योंकि पर्दाफाश होगी, इसके डर से लोग आने के पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिए। इन्हें जमुना जी की सफाई करनी चाहिए थी। इन्हें उन तमाम मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए था जिसके लिए आए थे, दिल्ली जीते थे। अगर अब बीजेपी उस बारे में मुद्दा उठा रही है तो मेरे ख्याल से सही जायज है। बात हो गई शीश महल पर सीएजी रिपोर्ट की। 21 विधायक सस्पेंड हो गए, लेकिन अभी शराब मामले पर सीएजी की रिपोर्ट बाकी थी, जिस मामले में ये सारे धुरंधर एक एक कर जेल गए। अगली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी ने आज ही नया पोस्टर जारी कर दिया। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद ही शराब घोटाले में सीएजी रिपोर्ट आई है, जिसमें पोस्टर में देखिए शराब नीति की सच्चाई सामने आई। कैग रिपोर्ट ने पोल खोल दी आपदा की। अब देखिए जरा सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है शराब घोटाले में, सच क्या सामने आया है इसमें। जिस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सिसोदिया जेल गए, उस शराब पॉलिसी पर सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रेखा गुप्ता एक एक कर सीएजी रिपोर्ट सामने ला रही हैं। केजरीवाल की पॉलिसी से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। सोचिए 2000 करोड़ से ज्यादा का। रिपोर्ट में कहा गया पॉलिसी के लिए एक्सपर्ट की राय ली गई, लेकिन लगा कि इससे फायदा नहीं होगा तो उनकी बात मानी नहीं गई। पॉलिसी के कई फैसले में एलजी और कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं ली। 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरे दिल्ली में 71% सप्लाई का अधिकार दे दिया। मतलब भ्रष्टाचार के तहत खास विक्रेता और ब्रांड को बढ़ावा दिया है। घाटे में चल रही और ब्लैक लिस्ट कंपनी को भी लाइसेंस दिए गए। कोरोना के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई। सरकार ने कुछ लाइसेंस वापस लिए, लेकिन टेंडर जारी नहीं किया। इससे भी दिल्ली सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली में कई जगह लाइसेंस धारियों को भी छूट दी गई है। इससे राजधानी को 941 करोड़ का सीधा घाटा हुआ है। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई, यानी मनमाने तरीके से शराब की दुकानें खोल दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही तरीके से नहीं लिया गया। इससे भी सरकार को 27 करोड़ का नुकसान हुआ। पहले एक व्यक्ति को 2 ही दुकान रखने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति बनाई इन्होंने, जिसमें उस 2 की जगह 54 दुकान कर दी। इससे 22 प्राइवेट कंपनी को ही लाइसेंस मिले सिर्फ। केजरीवाल सरकार ने बाद में खुद यह पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन सीएजी रिपोर्ट के बाद अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई, ईडी के साथ संसदीय समिति भी कार्रवाई करेगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। और
ठेका कुछ चंद लोगों को देना वो साफ दिखाता है कि किस बड़ी मात्रा में शराब नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने घोटाले किए हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हुए सत्ता में आए थे, लेकिन खुद नॉन ट्रांसपेरेंट हो गए। हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। लगभग 4,004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे। इस बात पर जांच करनी चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को धोखा दिया गया, कैसे स्विंडलिंग हुई, आम जनता को करीब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जब अयोध्या प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें भी इन्होंने घपला कर दिया। इस सब की जांच कीजिए ना, अगर सच में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करनी है तो। शराब व्यापारियों को कमीशन बढ़ा दिया, दिल्ली सरकार का राजस्व था उसको घटा दिया। आज लोग यही कह रहे हैं कि जिसको हमने सीएम चुना था वो अरविंद केजरीवाल शराब का दलाल बन गया। और बाबा साहब की मूर्ति के नीचे बैठे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि बाबा साहब ने ही संविधान में ये ताकत दी है कि जो भ्रष्टाचार करे और कैग उसको एक्सपोज करे और उसी संविधान के तहत इनको सजा मिलेगी। और इनकी घबराहट और इनकी झुंझलाहट उस कैग रिपोर्ट को देखने के बाद समझ में आ। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एक कर सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल की आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी क्या अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं? पंजाब जाने की, राज्यसभा जाने की, सांसद बनने की तैयारी है। तो कैसे केजरीवाल सांसद बनेंगे यह आपको मैं बताऊं। क्या केजरीवाल राज्यसभा जाने वाले हैं? देखिए जरा। हार के बाद केजरीवाल दिल्ली में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल गए कहां हैं? ना वो किसी मुद्दे पर सरकार को घेरते दिख रहे हैं फिलहाल, और ना ही उनका कोई बयान अब तक इंटरव्यू सामने आया है। खबर है कि केजरीवाल का प्लान अब राष्ट्रीय राजनीति का है और वो दिल्ली की बजाय पूरे देश पर ध्यान देना चाहते हैं और इसके लिए वो संसद में भी उतर सकते हैं। दावा है अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में एंट्री ले सकते हैं। वो संसद में दिल्ली और पंजाब के मुद्दे पर जोर शोर से उठा सकते हैं और वो मोदी सरकार को संसद में सीधे घेरने की भी तैयारी में, सरकार विरोधी मोर्चे का बड़ा चेहरा बनने की तैयारी में। कहा जा रहा है पंजाब में इसके लिए तैयारी चल रही है। पंजाब के 5 से 6 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देने को तैयार हैं केजरीवाल को राज्यसभा भेजने के लिए, ताकि केजरीवाल के राज्यसभा में जाने का रास्ता बन सके। साथ ही सबसे ज्यादा कयास संजीव अरोड़ा के नाम के लग रहे हैं। ये संजीव अरोड़ा जिन्हें आप देख रहे हैं, ये राज्यसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल के लिए। संजीव अरोड़ा मशहूर कारोबारी और 2022 से सांसद हैं। केजरीवाल के कहने पर आपने उन्हें सांसद बनाया था और केजरीवाल को सांसद बनाने के लिए वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अभी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन खबर है कि केजरीवाल लगातार पंजाब में मंथन कर रहे हैं और राज्यसभा जाने की तैयारी में है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर दूसरे नेता। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ। तो कांग्रेस नेता प्रगट सिंह कह रहे हैं कि पंजाब की सुरक्षा आखिर केजरीवाल को क्यों दी गई है, यहां का पैसा उनके ऊपर क्यों खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए जरा, दिल्ली हारने के बाद भगवंत मान एक्शन में है। उन्हें लग रहा है कि पंजाब भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए देखिए पंजाब में भी बुलडोजर चलने लगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ बुलडोजर चला है, क्योंकि ड्रग को पंजाब से जड़ से मिटाना है। इसकी कसम लेकर पंजाब सरकार में आए थे आम आदमी पार्टी और भगवंत मान, और उसके बाद देखिए ड्रग माफिया पर कार्रवाई।
तरफ बुलडोजर चल रहा है, भगवंत मान को लग रहा है कि अब सिर्फ बुलडोजर नहीं, एनकाउंटर भी योगी स्टाइल में करना पड़ेगा, तभी वापसी हो पाएगी। अब देखिए भगवंत मान के राज में भी एनकाउंटर शुरू हो गया है, योगी जैसा एक्शन हो रहा है। जो उन्होंने फायर किया तो पुलिस पार्टी ने गड्डी दी ब्रेक लाई, ये दोनों देखिए पड़े हैं, पांव में गोली लगी है, मोटरसाइकिल स्लिप हो गया तो ये योगी स्टाइल में ऑपरेशन लंगड़ा पंजाब में भी शुरू हो गया है। क्या पंजाब की सरकार दरअसल खतरे में है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पंजाब की सरकार भी गिर सकती है दिल्ली के बाद। क्या यह संभावना है? देखिए जरा, केजरीवाल के हाथ से सबसे मजबूत गढ़ दिल्ली निकल चुका है, तो पंजाब में भी आपकी सरकार गिरने की खबरें। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने बड़ा बयान दिया है, कहा है पंजाब के 32 आम आदमी पार्टी विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये 32 विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। आने वाले महीनों में पंजाब में शिंदे केस होगा। जैसे शिवसेना विधायकों ने नई सरकार के लिए दल बदला, वैसे ही पंजाब में भी आम आदमी विधायक एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। हम उन्हें कांग्रेस में आने की कोई पेशकश नहीं कर रहे हैं। जैसे लोग दिलजीत दोसांझ के शो के टिकट पहले से खरीदते हैं, वैसे ही ये एमएलए कांग्रेस में शामिल होने की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। और भगवंत मान तो रवनीत बिट्टू के जरिए बीजेपी के संपर्क में, मान को हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो बीजेपी में चले जाएंगे। भगवंत मान ने कांग्रेस के दावे को नकारा और तंज कसा, बाजवा से उनके नेता उनके संपर्क में नहीं होते और हमारे नेताओं के संपर्क में होने की बात करते हैं। कांग्रेस वाले पूछते हैं कि दिल्ली में हमारे नेता यहां क्यों आए? कांग्रेस भूपेश बघेल को लाई, क्या वो पंजाब के हैं? बीजेपी ने आप कांग्रेस दोनों के दावों पर चुटकी ली है, कहा आप और कांग्रेस दोनों ने पंजाब को नुकसान पहुंचाया है और दोनों पार्टी के काफी विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या वाकई पंजाब में सरकार खतरे में है? सुनिए सियासतदानों। हमारा प्रोग्राम ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं, इनके एमएलए बहुत अच्छी तरह समझते हमारा फ्यूचर नहीं। ये एडवांस बुकिंग जैसे दिलजीत दोसांझ के शो की, अगले साल के शो की पहले एडवांस बुकिंग होती है। दे वांट टू एडवांस, खुद ही आ रहे हैं, वो खुद ही आ रहे हैं कि जी हमें कांग्रेस में लो। तो हमने कहा जब टाइम आएगा तभी लेंगे ना भाई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कॉमेडी शो चल रहा है। वो कह रहा है वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें दोनों की जरूरत नहीं है, हमें पंजाब के लोगों की जरूरत है। जैसे कि बाजवा साहब आजकल बिल्कुल फ्री हैं, ना उनको लोग पूछते ना उनको कोई कांग्रेस पार्टी में पूछते हैं। सो इस करके मीडिया में आने के लिए वो ऐसी बार बार बेतुकी बयानबाजी जो है वो कर देते हैं मजाकिया अंदाज में। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि उनके टच में, अभी एक भाई साहब बोल के गए हैं कि उन्होंने कहा कि 32 एमएलए बीजेपी के टच में है। सो पहले आप उनसे ये पता कीजिए कि वो किसके टच में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टियों को छोड़कर इधर उधर दौड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टी डूबता हुआ जहाज है। हम चाहते हैं दोनों ही पार्टियां जो पंजाब के लिए परफॉर्म नहीं कर पाई। हाँ, ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं महाकुंभ। महाशिवरात्रि की क्या तैयारी हो रही है महाकुंभ में, क्योंकि महाशिवरात्रि पर भी तैयारी महातैयारी में तब्दील हो चुकी है। तस्वीर देखिए, यह महाकुंभ की तस्वीर है। कल आखिरी स्नान है, आखिरी अमृत स्नान है महाशिवरात्रि के मौके पर। आज देखिए, रवीना टंडन आज पहुंची थी, कल भी महाकुंभ में थी। रवीना टंडन ने आज बेटी के साथ महाकुंभ में डुबकी भी लगाई है, स्नान किया और पूजा भी की है। अगली तस्वीर देखिए, एक्टर शेखर सुमन पहुंचे। शेखर सुमन ने भी त्रिवेणी में स्नान किया है। ये देखिए, इसके अलावा ईशा अंबानी पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी।
हिमाचल के मुख्यमंत्री राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उनसे पूछा था तो उन्होंने नमस्ते कर लिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे हैं, सुक्खू ने डुबकी लगाई है। बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा भी पहुंची हैं। नुपुर शर्मा ने संगम में स्नान किया है, गंगा पूजा की। और एक अद्भुत स्नान आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, इस बात को सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो खास शख्सियत पहुंची है महाकुंभ में डुबकी लगाने, उन्हें सुनिए। चलो कुंभ की ओर भैया चलो कुंभ की, हर हर महादेव शिव शंकर त्रिपुरारी। हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा, हर हर बस संगम हो गया, आत्मा का मन का तन का, लोगों से सृष्टि का, सबका संगम हो गया। संस्कृति का, कर्म का, मर्म का, धर्म का, सबका संगम यहाँ है। आत्मा तृप्त हो गई और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में पैदा हुए कि आज यहाँ आके संगम में डुबकी लगा सके। बचपन से कथाएं और किंवदंतियां सुनते आए थे, आज माँ बाप के मुंह से जो कहानियां सुनी कुंभ के बारे में और इसके प्रताप के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में जो कहानियां सुनी, आज वो सब साकार हो गई। मैं महादेव को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रयागराज का महाकुंभ 2025 का ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य, अलौकिक, अद्भुत रहा है, जिसकी चतुर्दिक चर्चा है। श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ जनसैलाब, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई, दुष्प्रचार किया, गलत बयानबाजी किया, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। सपा बेदम है, उनका बयान बेदम है, उनका भविष्य बेदम है। विपक्ष और अखिलेश यादव जी कोई सुझाव देते हैं कि ये कमी है, उसको वो पूरा करना चाहिए, जिससे ये आयोजन सफल हो सके और श्रद्धालुओं को के साथ किसी तरह का कोई वो दिक्कत में ना आ जाए। यही हमारा सुझाव है। इसको सरकार नहीं मानती है, आज भी नहीं मानती है। महाकुंभ में स्नानार्थी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनके आने जाने में कोई दिक्कत न हो और सुव्यवस्थित स्नान वो कर पाए, पुण्य की डुबकी लगा पाए, इसके लिए सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। अब आइए आपको बताऊं, दरअसल न सिर्फ प्रयागराज में, महाशिवरात्रि में सभी धार्मिक स्थलों पर वही हुजूम है। ये देखिए, ये अयोध्या की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रामलला के दर्शन के लिए देखिए जरा, हजारों लाखों की भीड़ पहुंच रही है। ये तस्वीर देखिए जरा, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिव की नगरी वाराणसी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए जरा, लेकिन महाकुंभ पर सियासत भी हो रही है, हर रोज बयानबाजी हो रही है। महाकुंभ के शुरुआत से जबरदस्त सियासत हो रही है। योगी सरकार ने महाकुंभ को वैश्विक श्रद्धा का केंद्र बना दिया, जबकि अखिलेश महाकुंभ की तैयारी, प्रदूषण पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर कड़ा प्रहार किया। विधान परिषद में कहा, विपक्ष ने महाकुंभ के गंगा जल पर सवाल उठाया। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गंगा का पानी एल्कलाइन वाटर से भी शुद्ध है। इसके बाद योगी ने इस मुद्दे को सपा की वोट बैंक की सियासत से जोड़ा। कहा, हमारी सरकार बच्चों को पढ़ाई को लेकर गंभीर है, हम मौलवी नहीं वैज्ञानिक बनाते हैं। वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। महाकुंभ में एक दिन में इससे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला है।
महाकुंभ में संवेदनशील लोगों को अलौकिक दृश्य मिले, आस्था वालों को पुण्य मिला, आध्यात्मिक श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नियत थी उसे वैसा ही सब कुछ दिखाई दिया। अखिलेश ने इस पर जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा कि पानी खराब है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा गंगा का पानी खराब है। बोर्ड ने कहा कि गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं। तो सोचिए सरकार किस पर सवाल उठा रही। इसके बाद अखिलेश ने इसे केंद्र सरकार से जोड़ा। कहा लगता है लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में गाली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है पानी सही है, दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है खराब है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ को भी और अखिलेश यादव को भी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को गुण मिला, भक्तों को भगवान मिले। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और आइए एक और खबर आई है महाराष्ट्र से, जो डराने वाली खबर है। खबर यह है कि सरकारी गेहूं से 300 लोग गंजे हो गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। वहां जब लोगों के बाल झड़ रहे थे तो पता नहीं चला ये आखिर कैसे हो रहा है। एक एक कर लोगों के बाल झड़ते चले गए, बच्चों के बाल झड़ते चले गए और बच्चे गंजे होते चले गए। बड़ों पर असर हुआ, लेकिन बाकायदा इसकी मेडिकल जांच हुई। मेडिकल जांच रिपोर्ट में सामने आया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा टेस्ट हुए, लोगों के टेस्ट किए गए। ये आप देख रहे हैं मेडिकल टीम पहुंची है, मेडिकल टीम ने टेस्ट किया तो हिला देने वाला खुलासा सामने आया कि जो गेहूं खा रहे थे लोग, उस गेहूं की वजह से 300 लोगों के बाल झड़ गए। कैसे हुआ ये? दरअसल महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में दिसंबर 2024 में बीमारी फैली। बीमारी के चलते 3 गांव में 3 दिन में 60 लोग गंजे हो गए। बच्चे और बुजुर्ग सब इस बीमारी का शिकार बने। बीमारी के पहले दिन सिर में खुजली होने लगती है, दूसरे दिन से बाल हाथ में आना शुरू हो जाते हैं, तीसरे दिन बीमारी से पीड़ित मरीज गंजा होने लगता है। 2 दिन में 18 गांव के 279 लोगों के बाल झड़ गए। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू की। आज पूरे मामले की मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी गेहूं खाने से लोगों के बाल झड़ गए। यह गेहूं पंजाब और हरियाणा से मंगवाया गया था, राशन की दुकानों के जरिए लोगों को बांटा गया था। गेहूं में दरअसल सेलेनियम नाम के खनिज की मात्रा ज्यादा पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों के शरीर में ज्यादा सेलेनियम पाया गया, खून में 35 गुना ज्यादा, यूरिन में 60 गुना ज्यादा और बाल में 150 गुना ज्यादा सेलेनियम की बढ़ोतरी देखी गई। और इससे पता चला कि सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होने से बाल झड़ने लगे। प्रशासन ने लोगों से गेहूं का इस्तेमाल बंद करने को कहा, जिसके बाद इलाके के लोगों को फायदा होने लगा। अधिकारियों ने सेलेनियम वाले गेहूं का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर आकाश क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर सेलेनियम क्या चीज है जिसकी वजह से लोगों के बाल झड़ गए। महाराष्ट्र में कुछ लोगों का सेलेनियम इंटेक की वजह से, बालों की गिरने की वजह से गंजापन हो गया, जो बहुत सारे लोगों में एक साथ देखने को मिला। तो सेलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है जो बड़े ही कम मात्रा में हमारी बॉडी में चाहिए होता है। जो डेली डाइटरी अलाउंस है सेलेनियम की वो 55 माइक्रोग्राम है और अगर वो हम 400 माइक्रोग्राम तक लेते हैं तो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कर लेती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जब उसकी मात्रा डेली 400 माइक्रोग्राम से बढ़ जाती है तो सेलेनियम टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है, जो अराउंड
अगर 1000 माइक्रोग्राम तक पहुंचे तो सीवियर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है, और अगर 7 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अगर लिया जाए तो सेलेनियम जानलेवा भी साबित हो सकता है। और लंबे समय तक अगर चलता रहे, वो क्रॉनिक फेज में चला जाए टॉक्सिसिटी, तो उसकी वजह से जो बाल हमारे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, लश्कर जो शाइनी है वो हट जाती है और कमजोरी की वजह से टूट के गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गंजापन हो जाता है। आइए अब आपको बताता हूं ये सेलेनियम किसमें पाया जाता है और कितना जरूरी है, और कितना ही जरूरी है। सेलेनियम मिट्टी, पानी और खाने की चीजों में पाया जाता है। मानव शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के मुताबिक 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एक दिन में 55 माइक्रोग्राम, बच्चों के लिए 30 से 40 ग्राम सेलेनियम की हर दिन जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को हर दिन 6 मिलीग्राम लेना चाहिए। सेलेनियम शरीर में आयोडीन को नियंत्रित करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वायरस बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन को खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, हार्ट अटैक, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मददगार है। लेकिन ज्यादा सेवन से दस्त, थकान और बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द, त्वचा की बीमारी हो सकती है। पनीर, अंडे, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, डेयरी उत्पाद, तेल, सब्जियां और फल में यह सेलेनियम पाया जाता है। आइए इस खबर के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, क्या चुनाव बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बिहार में चुनाव होने हैं। यह तस्वीर कल की मैं आपको दिखा रहा हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच पर थे और तब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जो बातचीत थी, जो उनकी केमिस्ट्री थी, उससे पता चल रहा था कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत मजबूत है। लेकिन कुछ बयान ऐसे आए जो सवाल उठा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, यह आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार एक साथ बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने पटना में मुलाकात की है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार आज पहुंचे थे, उनकी पत्नी की जयंती के मौके पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार को यह डर लग रहा है कि वो बिहार में जो चुनाव इसी साल होने हैं, आखिर तक उसके जीतने के बाद सीएम नहीं होंगे? ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने। नीतीश कुमार के सुपुत्र अपने पिता को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार क्यों घोषित कराना चाहते हैं? आखिर चुनाव के बाद किस बात का डर है? क्या नीतीश चुनाव के बाद सीएम नहीं बनेंगे? क्या बिहार का सीएम बदल जाएगा? एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने। कल नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ थे तो मोदी नीतीश को लाडला बुला रहे थे। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पीएम मोदी नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, फिर भी लाडले के लाल की टेंशन हाई है। सवाल है, क्या चुनाव बाद बिहार में खेला हो जाएगा? क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे बिहार के? ये क्यों कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताता हूं। नीतीश कुमार के सुपुत्र को आपने सुना, वो कह रहे हैं सीएम उम्मीदवार घोषित कर दो मेरे पिताजी को अभी से। नीतीश के पास दरअसल 45 विधायक नीतीश के पास हैं, बीजेपी के पास 80 विधायक हैं। ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया है। क्या 2025 में बीजेपी फॉर्मूला बदल देगी? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। शिंदे की पार्टी की सीटें बीजेपी से कम थी। शिवसेना के 40 विधायकों के साथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, नीतीश 45 के साथ है। चुनाव में बीजेपी को 132 विधानसभा सीटें मिली, एकनाथ शिंदे को 57 मिली और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में नीतीश को इसी बात का क्या डर सता रहा है? कुछ दिन पहले अमित शाह साहब ने इंटरव्यू में कहा था, बिहार में सीएम फेज बीजेपी जेडीयू मिलकर तय करेंगे। जेडीयू के नेताओं ने बयान पर नाराजगी जताई थी। जेडीयू ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। अब नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने भी यही मांग की है। वो कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। नीतीश कुमार करीब 19 साल से बिहार के सीएम है।
नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो गई है। कई बार उनके स्वास्थ्य की भी खबरें आती रहती हैं। ऐसे में चुनाव के बाद सीएम कौन होगा, मोदी शाह की रणनीति में इसका अनुमान लगाना कठिन है। शायद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास भी है और शायद उनके सुपुत्र को इस बात का डर भी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। लगातार तो एनडीए की सरकार बनी रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और अभी तो लोकसभा चुनाव में भी थे वो, तो कैसे 30 सीट जीत गया एनडीए। और हम लोग जो भी लोगों के बीच में जाएंगे, जो हमारा काम है स्टेट में या डबल इंजन की सरकार के द्वारा काम हो रहा है, उस काम पर जाकर वोट मिलेगा। कल प्रधानमंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ये गलत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से उनको लेकर भ्रम फैलाना। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि कोई और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अलग खबर आपको दिखाते हैं और अंतरिक्ष लिए चलते हैं। सुनीता विलियम्स लगभग 1 साल से लंबे वक्त से अंतरिक्ष में, कब लौटेंगी, मार्च में तारीख मुकर्रर हुई है। सभी लोग प्रार्थना दुआ कर रहे हैं कि वो सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन नासा के एक वैज्ञानिक ने एक नया वीडियो जारी किया है। देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। देखिए वैज्ञानिक उतर रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हर चीज हवा में तैरती है। तो ये देखिए कैसे पैंट रखी हुई है, ऊपर से ये आकर सीधे अंदर उसके, यह तरीका वैज्ञानिक ने इस तस्वीर को साझा किया है। पैंट भी हवा में तैर रही है। ऊपर से आ रहे हैं और उसके बाद पैंट पहले से हवा में है, नीचे उतर के आते हैं और खुद हाथ से उठाते हैं और अपनी पैंट पहन लेते हैं। देखिए कि आखिर ये क्यों होता है और कैसे होता है। माना जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का है। 21 फरवरी को अंतरिक्ष में पैंट पहनने का ये वीडियो वैज्ञानिक ने पोस्ट किया, तभी से वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शून्य गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष में रहना धरती से बिल्कुल अलग है। भारहीन हो जाने से अंतरिक्ष में सब कुछ हमेशा तैरता रहता है। ऐसे में तकनीकी सहायता से ही अंतरिक्ष में कुछ भी करना संभव है। आमतौर पर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट हमेशा एक स्पेस सूट पहन के रखते हैं। इसमें विशेष जेटपैक लगे होते हैं। जेटपैक, ये जो जेटपैक है, जेटपैक वहां पर चलने में मदद करते हैं। जेटपैक में हवा की जो धारा है अंतरिक्ष यात्री को ढकेलने में मदद करती है। स्पेस स्टेशन पर रस्सी हैंडल लगे होते हैं, इन्हें पकड़कर यात्री चलते हैं। और इसके अलावा अंतरिक्ष यान के अंदर भी एस्ट्रोनॉट चल सकते हैं। यहां भी यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण का सामना करना होता है। अंतरिक्ष में कपड़े पहनने का यह वीडियो डॉन पेटिट ने जारी किया है और डॉन पेटिट नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी स्पेस में मौजूद हैं। पेटिट एस्ट्रोनॉट के साथ ही केमिकल इंजीनियर और आविष्कारक हैं। 370 से ज्यादा दिन खुले अंतरिक्ष में अब तक बिता चुके हैं पेटिट। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, कांग्रेस के एक नेता के लिए बड़ा झटका। राहुल के सज्जन को उम्र कैद हो गई। तस्वीर में आपको दिखाऊं, सज्जन कुमार गांधी परिवार के बहुत करीबी और लाडलों में शुमार रहे कभी। एक और तस्वीर देखिए, सज्जन कुमार को कोर्ट में पेश किया गया और सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाएं जो पीड़ित थे वो प्रदर्शन कर रहे थे हाथों में चप्पल लेकर। सज्जन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सज्जन कुमार को फांसी दो, फांसी दो। अब देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ।
क्या कहते हुए और किस मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने उम्र कैद की सजा सुनाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिता पुत्र की हत्या के मामले में दोषी माना है। दिल्ली की सरस्वती विहार में सिख बाप बेटे की हत्या में शामिल थे। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से सज्जन कुमार की फांसी की सजा की मांग की थी। सज्जन कुमार ने दोषी ठहराए जाने पर रहम की गुहार लगाई थी। साथ ही 1 नवंबर 1984 को सिख बाप बेटे की बेरहमी से हत्या हुई। दंगाइयों ने लोहे की सरियों और लाठियों से हमला किया था। इसके बाद दोनों सिख बाप बेटे को जिंदा जला दिया गया। सिख दंगा मामले में उन्हें दूसरी बार सजा सुनाई गई है। पहला मामला दिल्ली कैंट के पालम इलाके का है, जहां सज्जन को 5 सिखों की हत्या का दोषी पाया गया था। उस वक्त हत्या के बाद गुरुद्वारे में भी आग लगा दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में 2018 में सज्जन कुमार को उम्र कैद दी थी। सज्जन कुमार पर 3 केस थे, जिनमें से एक केस में वो बरी हो चुके हैं। 1984 में सिखों के खिलाफ दंगा भड़का था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़का था दंगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इंदिरा ने सख्ती बरती। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। आतंकी भिंडरेवाला मारा गया। सिखों का धड़ा नाराज था। कुछ दिनों बाद सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़ित क्या कह रहे हैं। तो आज फैसला आया, कोर्ट ने फैसला किया, ये गलत किया। इनको फांसी आनी चाहिए थी। दोषी करार हुआ, सारे गवाहों ने ठोक के गवाही दिए, इसे फांसी होनी चाहिए थी। ये जो हुआ है ना फैसला, इससे हम अनुचित है। यही चाहते कि फांसी होनी चाहिए। हमारा केस जो चल रहा है अभी अधूरा ही है, पूरा नहीं हुआ। यही चाहते हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए। 40-42 साल के बाद भी आप उम्र कैद दे रहे हैं, क्यों? होम डिपार्टमेंट के पास हम जाएंगे, प्रेशर डालेंगे और वो जो है आगे अपील में जाएंगे और कैपिटल पनिशमेंट फांसी लेके आएंगे। ये कम है। तो सज्जन कुमार पहले से जेल में है। एक और मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आइए देखते हैं आगे क्या है खास।